Hello students, now we'll be starting concept 4 of gaseous state, and concept 4 is real gas behavior, real gases. रियल गैसेस को हम लोग नॉन आइडियल गैसेस भी बोलते हैं। रियल गैसेस मतलब जो एक्चुअली रियलिटी में होती हैं। आइडियल गैसेस के लिए हमने कुछ कंडीशंस थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि आइडियल गैस मासलेस होती है, वॉल्यूम उसका जीरो होता है, इट इज अ पॉइंट मास। देन उसके जो कोलिजन्स होते हैं वो आइडियल कोलिजन्स होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है और उनमें आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आइडियली तो ठीक है कि अगर हम सिर्फ एज्यूम करें कि एक आइडियल गैस ऐसी हो सकती है, बट देन जो रियल गैस है उसमें क्या होगा, उसका साइज भी होगा। जैसे हमने आइडियल गैस के लिए बोल दिया कि मास तो है पर साइज जीरो है, वॉल्यूम जीरो है। यहाँ पे इसमें मास भी होगा, इनमें आपस में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन थी ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ सकते हैं सो दैट वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन रियल गैसेस आल्सो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, टेम्परेचर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, टेम्परेचर तो जो है वही है, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ कुछ इश्यूज आने वाले हैं। सो लॉजिकली लेट्स सी कि वो किस इश्यूज क्या आने वाले हैं। नाउ लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है जो इस तरफ जाके इस कंटेनर को कोलाइड करने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ कोलिजन। जैसे ही कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। ओके, नाउ सडनली व्हाट हैपेंस इज देयर आर मेनी मोर मॉलिक्यूल्स आल्सो इन द सिस्टम। सो दिस मॉलिक्यूल इज अबाउट टू कोलाइड विद द सिस्टम। लेट्स सपोज इट इज हियर, ये जस्ट कोलिजन करने वाला है, बट आसपास के कुछ मॉलिक्यूल्स ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्सेस किसी भी रियल गैस में होती हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जितना प्रेशर ये पॉइंट लगा सकता था उतना नहीं लगाया। दैट मीन्स अगर ये आइडियल गैस होती तो जितनी फोर्स से ये कोलिजन करता दैट फोर्स वुड हैव बीन मोर, बट सिंस ये रियल गैस है तो इसने उतनी जोर से टक्कर नहीं मारी जितनी जोर से मार सकता था। दैट मीन्स आपको उतना प्रेशर नहीं मिला जितना मिल सकता था। सो टेक्निकली प्रेशर का लॉस हो गया। तो अगर ये आइडियल गैस होती तो प्रेशर जितना आपको अभी दिख रहा है उससे ज्यादा आना चाहिए था। तो जो आइडियल प्रेशर होगा इस केस में दैट विल बी मोर, तो वो आ जाता है P प्लस AN² तो P इज द प्रेशर जो कि आपको एक्चुअली मिला। हमने मैनोमीटर नाम की एक डिवाइस लगाई जिससे हमने प्रेशर कैलकुलेट किया। तो प्रेशर प्लस समथिंग, तो AN²/V², where V is the volume and N is the number of moles, A is a constant. Similarly, जब मैं वॉल्यूम पे जाता हूँ तो इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम हम लोग जनरली लेते हैं। वैसे PV इज इक्वल टू nRT में V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट बाय डिफॉल्ट वी टेक इट लाइक that the volume of gas is actually the volume of the container. हम लोग तो यही बोलते हैं कि जो भी वॉल्यूम गैस का होता है, गैस जिस भी कंटेनर में आप डाल दो वो कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। गैस इज शेपलेस, गैस इज फॉर्मलेस, गैस ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच यू कीप इट। तो अगर आप एक बॉटल के अंदर गैस को रख दोगे, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉटल। अगर आप एक कंटेनर में रख दोगे, अगर आप एक सिलेंडर में रख दोगे, तो उसी हिसाब से गैस अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। एंड जो भी कंटेनर है, जिस भी शेप का कंटेनर है, उस टोटल वॉल्यूम को गैस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो आइडियली तो PV इज इक्वल टू nRT में V जो होता है, V इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। बट हम लोग प्रैक्टिकली बोल देते हैं कि गैस जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो सारा का सारा वॉल्यूम वही तो होगा जो कंटेनर का होगा। सो दैट इज a good logic, no doubts in that. But now the point comes, this logic was good for ideal cases when we were assuming कि जो molecules की हम बात कर रहे हैं वो molecules के पास मास तो है बट उनका खुद का वॉल्यूम नहीं। बट नाउ क्या हो रहा है, अगर टोटल वॉल्यूम ये है और कुछ मॉलिक्यूल्स ने ऑलरेडी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो जो वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है
वो तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर नहीं सकता. सो टेक्निकली द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर अ मॉलिक्यूल इज नॉट द टोटल वॉल्यूम, इट इज टोटल वॉल्यूम माइनस समथिंग. ठीक है, नाउ दैट समथिंग कम्स आउट टू बी NB. तो लॉजिकली अभी हम सिर्फ लॉजिक देख रहे हैं. प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ा बिकॉज जो प्रेशर आपको पहले मिल रहा था रियलिस्टिकली उससे ज़्यादा होना चाहिए. जो रियलिटी में प्रेशर मिला उससे ज़्यादा होगा आइडियल प्रेशर, और जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है उससे थोड़ा कम होगा आइडियल वॉल्यूम. सो नाउ दिस इक्वेशन व्हेन कोरिलेटेड टू एनआरटी विल गिव यू द रियल गैस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को हम लोग वॉन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं. वॉन डर वाल इक्वेशन where P is the real pressure, V is the real volume. P का मतलब वो कि जो आपको exactly एक डिवाइस लगाने पे प्रेशर मिल रहा है, फिर हमने उसमें कुछ ऐड किया. V is the volume of the container जो कि आपको दिख रहा है, फिर हमने उसमें से कुछ माइनस किया. Now that is nRT where n is number of moles. ठीक है, A and B both are constants where A tells us about the attractive forces in between the molecules and B is the size factor. अब ये वाले फैक्टर्स कहाँ से आए? an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, NB, ये सब कहाँ से आया? और B जिसको हम साइज फैक्टर बोल रहे हैं, B का वैल्यू भी होता है 4 into 4/3 पाई आर क्यूब. इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. तो ये भी कहाँ से आया इसको हम थोड़ा देख लेते हैं. So now discussing further, ये वॉन डर वाल इक्वेशन हम लोग वापस लिखते हैं एक बार. काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद कर लेनी है. P plus an square by v square into v minus nb is equal to nRT. For 1 mole मैं n को तो मान लिखूंगा और मैं v को v मोलर लिखना शुरू कर दूंगा. Because the volume occupied by 1 mole of the gas is called as the molar volume of a gas. So, P plus A upon Vm square into Vm minus B is equal to RT. तो कुछ बुक्स में इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा होता है. इस इक्वेशन को हम लोग आगे डील करेंगे, रियल इक्वेशन एंड ऑल, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो फिलहाल ये इक्वेशन है. Now, first of all come to this point कि ये जो an square by v square है ये कहाँ से आया? Now, ये कंटेनर है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कोलाइड होने वाला है, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको पीछे से खींच रहे हैं. तो कोलिजन के दौरान कितना प्रेशर आएगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले द प्रेशर करेक्शन as it is termed properly. इस चीज को, ये जो an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, और ये जो NB है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन. मतलब जो प्रेशर आपको दिख रहा है वो असली प्रेशर नहीं है, वो आइडियल प्रेशर नहीं है. तो उसको आइडियल प्रेशर बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द करेक्शन. क्योंकि कुछ गलती हो रही है. वो गलती किसकी वजह से हो रही है? ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स पकड़ के खींच रहे हैं. अगर ये ना खींचते तो काम सही चलता, बट ये सिंस ये लोग खींच रहे हैं तो इसलिए इनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने जो चीज़ यूज़ की उसको मैं बोलूँगा प्रेशर करेक्शन. और सिमिलरली वॉल्यूम के प्रॉब्लम को, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका खुद का भी वॉल्यूम है. तो एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट फ्री टू मूव एवरीवेयर. जो जो ऑक्यूपाई हो गया वहाँ तो मूव कर नहीं सकते. तो उस वॉल्यूम को रेक्टिफाई करने के लिए हमने जो फैक्टर लिया है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम करेक्शन. सो जो प्रेशर करेक्शन वाला टर्म है ये an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये कहाँ से है? प्रेशर करेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है. नाउ ये मॉलिक्यूल टक्कर मार रहा है, तो अगर ये मॉलिक्यूल टक्कर मार रहा है तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा टक्कर होगी, और जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतने ही ज़्यादा प्रेशर करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सो प्रेशर करेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स टक्कर मार रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली
जितने मॉलिक्यूल्स उनको पीछे से खींच रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जितने टक्कर मार रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और जितने खींच रहे हैं बल्क से उनकी डेंसिटी क्या है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। सो ओवरऑल pressure correction is proportional to n square by v square. So ultimately pressure correction is equal to a n square by v square. तो अगर a n square by v square हो गया तो यहाँ पे हमने p plus a n square by v square डाल दिया। हमने प्लस क्यों किया, बिकॉज प्रेशर जो आइडियली मुझे मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, कम मिल रहा। सो आई नीड टू ऐड दिस करेक्शन फैक्टर टू इट। नाउ करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया a n square by v square, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ लेट्स सी फॉर द वॉल्यूम करेक्शन। नाउ वॉल्यूम करेक्शन के ऊपर चलते हैं। वॉल्यूम करेक्शन जिसकी वैल्यू एन बी है, ये कैसे आया, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ अगर करें तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इस एटम का सेंटर ऑफ मास इज दिस, इस एटम का सेंटर ऑफ मास ये है। और अब अगर ये दूसरा वाला एटम, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, तो अगर ये बी वाला जो एटम है ये मूव करना चाहे तो ये इसके सरकमफ्रेंस के आसपास ही मूव कर सकता है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बट सारा का सारा मास जो एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो तो सेंटर पे होता है। तो अगर मैं सेंटर्स की बात करूं, सेंटर ऑफ ए एंड सेंटर ऑफ बी, तो सेंटर ऑफ ए एंड सेंटर ऑफ बी के बीच का डिस्टेंस ये जो 2r है, दिस इज r एंड दिस इज r, 2r से छोटा नहीं हो सकता। ये जो बी एटम है ये दूर जा सकता है, बट ए और बी मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, आपस में टच हो सकते हैं, बट इसके अंदर तो जा ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है दैट कैन बी 2r, इससे कम नहीं हो सकता है। सो नाउ अगर मैं बड़े वाले जो डॉटेड वाला स्फीयर मैंने बनाया, इसका मैं वॉल्यूम देखूं, सो वॉल्यूम इज 4/3 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे रेडियस एक्चुअली 2r है, सॉरी क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया बड़े वाले का डिस्टेंस। नाउ बी का सेंटर और ए का सेंटर दोनों ही इस स्फीयर के अंदर कहीं नहीं जा सकते। सो बेसिकली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको मैं वॉल्यूम करेक्शन बोल रहा हूँ, मतलब ये कि टोटल वॉल्यूम में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। तो अगर इस रूम के अंदर मैं एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकता तो आई शुड नॉट काउंट दैट प्लेस एज टोटल वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम का मतलब क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द गैस। और अब अगर एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे गैस जा ही नहीं सकती है तो उस वॉल्यूम को तो फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम वी नीड टू माइनस समथिंग, सो दैट चीज जो मुझे माइनस करनी है उसका नाम हमने रखा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ बी, ये वाला भी। इसका लॉजिक क्या है, ये जो स्फीयर है जो डॉटेड है, इस स्फीयर के अंदर ये बी नहीं आ सकता और अपनी जगह से हिल के ये वाला सेंटर ए बाहर नहीं जा सकता। सो इफेक्टिवली ये जो पूरा डॉटेड वाला स्फीयर है इसके अंदर ना ए का सेंटर जा सकता है ना बी का सेंटर जा सकता है। तो दो लोगों के लिए मिलके कितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया, ये 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब। तो अकेले के लिए कितना हो गया, हाफ इंटू 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, 8 से 2 कटा, सो 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज नोन एज b। तो a था अट्रैक्शन फैक्टर, नाउ दिस b इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर 1 मोल के लिए आप बात कर रहे हो सो दिस बिकम्स b, अगर n मोल्स के लिए आप बात कर रहे हो सो दिस बिकम्स n इंटू b। तो उस तरीके से हमारा ये टर्म आ गया। सो नाउ वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग विद ये वाला फॉर्मूला, आपको हर समय याद कर रखना है। तो बस इसको हम बार बार यूज करेंगे
मैक्सिमम केसेस में आपको ए और बी का वैल्यू दिया होगा, कभी किसी का दिया होगा, कभी किसी का निकालना होगा. सो सिंस देयर इज वन इक्वेशन, सो वन वेरिएबल विल बी लेफ्ट अनटोल्ड, एक नहीं बताया गया होगा, बाकी बताए गए होंगे. उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्मॉलर टॉपिक इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. which is denoted as Z. इस Z को हम लोग PV अपॉन RT से रिप्रेजेंट करते हैं. Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 1, इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी मोर देन 1, बट इसकी वैल्यूज जो चेंज होती हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है, जनरली फॉर आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑब्वियसली. तो PV अगर RT के बराबर है तो मैं PV बाय RT करूंगा, सो दैट विल बी 1 बाय 1, दैट इज 1. सो आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1. नाउ आइडियल की जगह अगर मैंने नॉन आइडियल लिखा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि PV और RT इस केस में बराबर नहीं है. बराबर नहीं है तो अब मुझे ये नहीं पता कि PV बड़ा है या RT बड़ा. अगर PV बड़ा हुआ तो ये रेशो हो जाएगा 1 से बड़ा, अगर PV छोटा हुआ और RT बड़ा हुआ तो ये रेशो हो जाएगा 1 से छोटा. सो Z की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, तो अगर PV की वैल्यू RT से बड़ी है तो Z का वैल्यू 1 से बड़ा, और अगर PV की वैल्यू RT से छोटी है तो Z का वैल्यू 1 से छोटी है. पर इन दोनों केसेस को मैं बोलता हूँ नॉन आइडियल. तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, 1. और नॉन आइडियल गैस, जिसको कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रियल गैस, रियल गैस के लिए Z का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा. तो अब अगर इसको हम ध्यान दें तो Z का एक और एक्सप्रेशन है PV रियल अपॉन PV आइडियल, और अगर प्रेशर को हम काट दें तो वॉल्यूम रियल अपॉन वॉल्यूम आइडियल, दिस इज Z. तो Z की वैल्यू 1 से छोटी जब होगी और 1 से बड़ी जब होगी तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि मैं उसको हाईली कंप्रेसिबल गैस बोलूंगा या लो कंप्रेसिबिलिटी बोलूंगा. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. Z का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने देखा, V रियल अपॉन V आइडियल आ गया था, और अब ये देखते हैं कि अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो क्या होगा, V रियल upon V ideal will be less than 1. That means V real is less than V ideal. मतलब आइडियली इस गैस को जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, इन रियलिटी उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया. और अगर उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया मतलब मॉलिक्यूल्स जितना दूर दूर होने चाहिए थे उतने दूर नहीं है, एक्चुअली पास हैं, ताकि वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई हो. और अगर वो मॉलिक्यूल्स पास हैं दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अगर आइडियल होता तो आइडियल का मतलब है देयर आर नो फोर्सेस, तो जब कोई फोर्स नहीं है तब उनको जितना दूर दूर रहना चाहिए था. अभी अगर वो उतना दूर नहीं है और पास पास है दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, और अगर अट्रैक्शन है तो मैं उसको बोलूँगा हाईली कंप्रेसिबल गैस, हाई कंप्रेसिबिलिटी. तो Z की वैल्यू 1 से कम होना मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी. अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी हो दैट मीन्स V रियल बाय V आइडियल इज मोर देन 1, दैट इज V रियल इज मोर देन V आइडियल. मतलब आइडियली उसको जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था उसने उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया. अब उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया मतलब उससे भी दूर दूर है, तो अगर और दूर दूर है तो इनको पास लेके आने में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. सो दैट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस. तो एक चीज़ जो हमने अभी सीखी है वो ये है कि Z की वैल्यू 1 से कम हो तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस. अब हम Z का एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ भी कैसे बना वो भी हम थोड़ी देर में भी देखेंगे. नाउ दिस इज Z वर्सेस P. दिस इज वैल्यू ऑफ 1,
ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है z इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर आइडियल गैस। तो अगर आप आइडियल गैस से डील कर रहे हो तो उसके z की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम अपने आप को बैलेंस करते हैं इस तरीके से सच दैट p इंटू वी ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू r इंटू टी। पर अगर ये रियल गैस है तो z की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनेगा। जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो फॉर मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस द ग्राफ गोज लाइक दिस। एट लो प्रेशर रीजन, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर रीजन। तो लो प्रेशर पे इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 1, इसीलिए नीचे आया। एंड हाई प्रेशर पे द वैल्यू ऑफ z इज मोर देन 1, तो इसलिए वो ऊपर गया। ठीक है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, बट हम इसको मैथमेटिकली भी अभी करके देखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द गैसेस, वेदर इट बी CO2, N2, O2, most of the gases follow this curve except hydrogen and helium। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व स्ट्रेट होता है, उनके लिए कभी नीचे नहीं आता है, बट बाकी सब गैसेस के लिए वो पहले नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो इस चीज को हम जस्टिफाई करते हैं मैथमेटिकली। तो हम लोग वॉन डेर वाल इक्वेशन लिखते हैं फॉर 1 मोल P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ये V इज मोलर वॉल्यूम इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल। नाउ मैं दो कंडीशंस लूंगा, वन विल बी लो प्रेशर कंडीशन, सेकंड विल बी हाई प्रेशर कंडीशन। अगर if the condition is of low pressure, that means volume is quite high, that's why the pressure is low, and with respect to number of moles the volume is high। आप ऐसा बोल सकते हो कि कंटेनर छोटा सा है पर उसमें गैस आपने बहुत ही कम डाली, तो गैस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, या फिर आप ऐसा बोलो कि मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा। सो whatsoever you may tell about it, the point is if the pressure is low, that means with respect to the number of moles of gas volume is quite high। तो अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट V माइनस बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V। B क्या था? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पर अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है जिसमें से आप छोटे से B की वैल्यू माइनस कर भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता? तो V माइनस बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सो दिस बिकम्स P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। थोड़ा और अच्छे सॉल्व किया तो PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। सो PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई V। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग ऑल द साइड्स विद RT, व्हाट वी गेट इज PV बाय RT इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई V RT। नाउ PV बाय RT को ही तो Z बोलते हैं, तो Z इज 1 माइनस A अपॉन V RT। नाउ A is a positive thing, V, R, T are all positive, so 1 minus something, so that gives me an answer Z is less than 1। मुझे नहीं पता Z कितना छोटा होगा 1 से, बट इस इक्वेशन को देख के ये चीज़ क्लियर है कि Z की वैल्यू 1 से छोटी होगी अगर प्रेशर लो होगा। तो लो प्रेशर पे हमें Z से छोटी वैल्यू अगर चाहिए तो वो चीज़ नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्रेशन को यहीं पे लिख देता हूँ सो दैट बाद में हमारे काम आए। ये है एट लो प्रेशर। नाउ हम हाई प्रेशर की बात करते हैं, इस चीज को हम वापस से सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ एट हाई प्रेशर, इफ द प्रेशर इज हाई प्रेशर, तो मैं P प्लस A बाई वी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली ही P लिख देता हूँ, बिकॉज अगर प्रेशर ही इतना हाई है तो ये A बाई वी स्क्वायर जो एक छोटी सी वैल्यू होगी वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर को मैंने अप्रोक्सीमेटली P ही लिख दिया। सो दिस बिकम्स P इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। सो दिस बिकम्स PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। नाउ डिवाइडिंग ऑल बाय RT वी गेट PV by RT minus PB by RT is equal to 1। Now this PV by RT को I can write it as Z, माइनस उधर ले गए प्लस, तो 1 प्लस PB by RT, so 1 plus something, so that gives me that Z is greater than 1। तो Z greater than 1 हो गया for
हाई प्रेशर। इस इक्वेशन को भी मैं लिख लेता हूँ, 1 प्लस PB by RT फॉर हाई प्रेशर। तो अगर एक ग्राफ है जो लो प्रेशर पे तो 1 से नीचे जा रहा है और हाई प्रेशर पे 1 से ऊपर जा रहा है, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो अगर आप मैथमेटिकली इस चीज़ को निकालोगे तो एग्जैक्ट इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि कोई ग्राफ ज़्यादा नीचे जाए, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट कॉमन कर्वेचर सेम रहेगा एंड दैट कॉमन कर्वेचर इज पहले नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये जो एक स्पेशल केस बन रहा है, ये स्पेशल केस क्यों होता है, अब इसको डिस्कस करते हैं। नाउ फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ए का वैल्यू ही 0 होता, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ही 0 हैं। तो अब इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, ए को डायरेक्टली 0 रखते हैं, तो ये बन जाएगा P, ए को 0 रख दिया, V माइनस बी इज इक्वल टू RT, सॉल्व किया PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, सबको RT से डिवाइड किया तो PV बाय RT माइनस PB बाय RT इज इक्वल टू 1। now PV बाय RT को Z लिखा, 1 प्लस PB बाय RT। तो एक्सप्रेशन हमेशा Z इज मोर देन 1 है। तो सिंस A का वैल्यू ही 0 था इसलिए Z हमेशा 1 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई वेदर लो प्रेशर और हाई प्रेशर व्हाटसोएवर। Z का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वर्सेस P, Z इज टेकन एज Y, P इज टेकन एज X, तो Y वर्सेस X का ग्राफ Y इज इक्वल टू mx प्लस C टाइप आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ टोटल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द गैसेस फॉलो दिस टाइप ऑफ अ कर्व। Z की वैल्यू लो प्रेशर पे 1 से कम होगी और हाई प्रेशर पे 1 से ज़्यादा होगी। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो मैं बोलता हूँ हाईली कंप्रेसिबल गैस, उसको लिक्विफाई करना आसान है, कंप्रेस करना आसान है। और अगर मैं बोलता हूँ Z की वैल्यू मोर देन 1 तो डिफिकल्ट टू कंप्रेस, तो ये डिफिकल्ट टू कंप्रेस होता है, और Z1 है तो हाईली कंप्रेसिबल। तो ये बेसिक्स हमें समझने हैं। उसके बाद हम ये चलेंगे कि अगर दो गैसेस हैं जो दोनों ही एक दूसरे के नीचे इस तरीके का कर्व बना रही हैं, तो किसका कर्व ज़्यादा नीचे होना चाहिए, किसका कर्व ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दैट। एक्चुअली ये वाले अगर फॉर्मूले आप याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दीज ओनली। तो हम आगे इनको अब शुरू करते हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके के कर्व्स के ऊपर, इस तरीके के ग्राफ्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमें ये बोला गया कि देयर आर टू गैसेस, this is gas A and this is gas B, and one of these is water vapors and one of this is ammonia gas। तो हमें ये बताना है कि वाटर वेपर्स का कर्व कौन सा होगा और अमोनिया का कर्व कौन सा होगा। तो ऐसे कोई भी दो गैसेस दी जा सकती हैं और उनके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, ये वाले फॉर्मूले पे हमें ध्यान देना है। Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी। अगर वॉल्यूम R और टेम्परेचर को सेम रखा तो A की वैल्यू से कैसे चीज़ें डिसाइड होंगी। अगर A का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाली चीज़ बढ़ेगी, 1 में से जो चीज़ माइनस हो रही है वो चीज़ अगर बढ़ेगी तो Z की वैल्यू और घटेगी। सो अगर A का वैल्यू बढ़ा तो Z का वैल्यू घटेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर A का वैल्यू घटा तो Z का वैल्यू बढ़ेगा। ये हमें इस इक्वेशन से समझ में आ है। तो अब A इज अट्रैक्शन फैक्टर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको डिफाइन करता है A। तो
मुझे बस ये पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों गैसेस का नाम मुझे दिया हुआ है, इन दोनों में से जिसका भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका Z का वैल्यू कम होगा। तो दिस इज Z वर्सेस P ग्राफ। तो आप जितना नीचे जाओगे मतलब Z का वैल्यू उतना कम है। तो इन दोनों गैसेस में से जिसका A ज़्यादा होगा उसका Z कम होगा। तो अब बस हमें ये देखना है कि दोनों में से A किसका ज़्यादा है। नाउ वन इज अमोनिया का मॉलिक्यूल एंड दूसरे अमोनिया का मॉलिक्यूल, अनदर इज वाटर का मॉलिक्यूल एंड वाटर का मॉलिक्यूल। इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट वाटर वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं रादर देन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे दैट मीन्स उनका A ज़्यादा होगा। तो अगर A ज़्यादा होगा तो Z कम होगा। दैट मीन्स नीचे वाला जो कर्व है ये वाटर वेपर्स का है और ऊपर वाला कर्व अमोनिया का। तो बस हमें ये समझना है कि अगर हमें मल्टीपल गैसेस दी हुई हैं तो जिसमें अट्रैक्शन फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका A सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे होगा, और जितना कर्व नीचे जाएगा मतलब Z की वैल्यू जितनी 1 से कम होगी उतना ही अट्रैक्शन फैक्टर ज़्यादा है, मतलब उतना ही कंप्रेसिबल ये गैस होगी। अब इस पे और कैसे तरीके इक्वेशन बनते हैं वो हम देखते हैं। अगर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है अगर ये तीनों ग्राफ CO2 के हैं बट ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, दिस इज ग्राफ एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट T2, दिस इज एट T3, तो हमें अब ये देखना है कि T1, T2, T3 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है। दिस इज फॉर सेम गैस, लेट्स सपोज है CO2, ठीक है। तो अब फिर से वो इक्वेशन देखते हैं, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/VRT। अब सिंस मैं सारी गैसेस मतलब सेम ही गैस को मैं बार बार ले रहा हूँ अलग अलग टेम्परेचर्स पे, तो A का वैल्यू तो सेम रहेगा, V और R भी सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये 1 माइनस A/VRT। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वाली चीज घटेगी, और ये वाली चीज अगर घटेगी तो अगर आप 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस होने वाली चीज घट रही है तो Z की वैल्यू एक्चुअली बढ़ रही है। इसको बहुत ध्यान से वापस देखते हैं। T इज इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो ये वाला फैक्टर जो है वो घट जाएगा, और ये वाला फैक्टर तो 1 में से माइनस हो रहा है, तो अगर 1 में से माइनस होने वाली चीज़ घट गई तो ओवरऑल तो चीज़ बढ़ गई, तो दैट मीन्स Z का फैक्टर तो बढ़ गया। तो दैट मीन्स जिसका Z ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इनमें से सबसे नीचे तो ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, तो जो सबसे नीचे Z है उसका टेम्परेचर भी सबसे कम है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे Z धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 का है, फिर T2 का है, फिर T1 का है। तो सीखने वाली चीज़ ये कि अगर आपको कोई एक कर्व दिया हुआ है और फिर आपको बोला जाता है कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो कर्व धीरे धीरे ऊपर जाता है, और इवेंचुअली अगर आपने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वो कर्व ऐसा होने लग गया, तो आप जितना इस लाइन के क्लोज जाओगे, दिस लाइन इज 1, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 क्या होता है, आइडियल गैस। तो आप जितना इस लाइन के क्लोज जाओगे उतना ही आइडियल बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये कर्व काफ़ी क्लोज आ चुका है। तो ये कर्व जब आइडियल के क्लोज आ चुका है, दैट मीन्स अ रियल गैस हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। तो स्टार मार्क करके चीज़ लिखनी है, ये बहुत बार आती है, बहुत बार आ भी चुकी है, तो इसको स्टार मार्क करके लिखते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर a real gas starts behaving as an ideal gas। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हाई टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों होने चाहिए, तब जाके एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू करेगी।
नाउ एक क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आ चुका है, उस क्वेश्चन को करते हैं। एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ था, ये 3 गैसेस हैं, इनमें से एक गैस नियॉन है, एक आर्गन है और एक क्रिप्टॉन है, ठीक है। और पूछा गया था कि कौन सी गैस कौन सी रहेगी। सो नाउ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अगर ये तीनों में से कोई एक ही गैस है तो मुझे बस ये देखना है कि किस में फोर्सेस ज़्यादा है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तीनों में वॉन डर वाल फोर्सेस रहती हैं। अभी जो वॉन डर वाल फोर्सेस हैं, these are directly proportional to the size of the atom or molecule। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्रिप्टॉन है, तो अगर क्रिप्टॉन सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे ज़्यादा फोर्सेस होंगी ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट द फैक्टर ऑफ A फॉर क्रिप्टॉन इज द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल, देन आर्गन, देन कम्स नियॉन। तो जिसका A ज़्यादा है, हमने एक्सप्रेशन लिखा था Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई VRT। तो जिसका A ज़्यादा है तो ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा, ये वाला फैक्टर बड़ा होने की वजह से 1 में से माइनस हो रहा है, मतलब ओवरऑल कम हो जाएगा। तो A का बड़ा होना मतलब Z का छोटा होना। तो क्रिप्टॉन के लिए अगर A का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो दैट मीन्स Z का वैल्यू सबसे कम होगा, दैट मीन्स सबसे नीचे वाला क्रिप्टॉन होगा, देन आर्गन होगा, देन नियॉन। ऐसे कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, रियलिटी वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो द ओनली थिंग इज आपको बस ये देखना है कि किस में स्पेशल फोर्सेस हैं। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं कि मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल दे दिया और एक CO2 दे दिया, अब आप ये सोचोगे कि वाटर मॉलिक्यूल तो छोटा सा होता है और CO2 मॉलिक्यूल तो बड़ा होता है, तो जो CO2 बड़ा है उसमें ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस होंगी। दैट इज़ करेक्ट, बट यहाँ पे वॉन डर वाल फोर्सेस के अलावा भी फोर्सेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा होता तो आपको कौन सी वाली फोर्स को लेना है जो कि डोमिनेंट फोर्स है। CO2 का फेवर कौन कर रही है, एक वीक फोर्स दैट इज वॉन डर वाल फोर्स, और H2O का फेवर कौन कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो H2O का कर्व नीचे आएगा, CO2 का कर्व ऊपर आएगा। A question on this. The compressibility factor for 1 mole of a van der Waals gas at 0 degree centigrade and 100 atm pressure is found to be 0.5. Now assuming that the volume of a gas molecule is negligible, calculate van der Waals constant। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ 0.5 किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और मुझे ये बताना है कि वॉन डर वाल कांस्टेंट कितना होगा। और सिंस उसने मुझसे ये बोला है कि गैस मॉलिक्यूल को मुझे नेग्लिजिबल मानना है वॉल्यूम को, सो दैट मीन्स बी को तो मुझे 0 ही लेना है। तो कौन सा वाला वॉन डर वाल कांस्टेंट मुझे बताना है, ए। ए की वैल्यू मुझे बतानी है, बी के लिए उसने खुद बोल दिया कि आप इसको 0 एज्यूम कर सकते हो। नाउ
Z इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर की जगह पे 100, वॉल्यूम इससे निकलेगा, R हमें पता है, T हमें पता है, तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। Z इज 0.5 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू T, दैट इज 0 डिग्री 273। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली लीटर्स में मिल गया। व्हाटसोएवर माइट बी द वैल्यू ऑफ दिस, हम लोग इसको थोड़ी देर में प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब हम वॉन डर वॉल इक्वेशन यूज करेंगे। यूजिंग वॉन डर वॉल इक्वेशन P प्लस A by V square into V minus B is equal to RT for 1 mole, since 1 mole given है। पर उन्होंने क्वेश्चन में ये भी दिया that B is taken as 0, so P plus A by V square into V is equal to RT हो गया। इसको सॉल्व किया तो PV plus A by V is equal to RT हो गया। ठीक है, नाउ मुझे A का वैल्यू निकालना है, तो A का वैल्यू निकालना इज क्वाइट सिंपल इन दिस केस। अभी अगर मैं सबको RT से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया। इसको आगे लेके गए तो PV बाय RT को Z लिख दिया, तो Z इज 1 माइनस A बाय V RT। तो Z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, दैट इज 0.5। वॉल्यूम का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, R का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, T का वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है। तो एक्चुअली A का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस Z इंटू वी आर टी। Z पता है, V पता है, R पता है, T पता है, तो A का वैल्यू भी आ जाएगा। बस आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इट्स क्वाइट गुड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ था, तो हमने Z का पहले तो इक्वेशन लिखा, प्रेशर R एंड T का वैल्यू हमें पता था, Z का वैल्यू भी पता था, तो हमने वॉल्यूम निकाली। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। नाउ फिर हमने क्या किया, हमने वॉन डर वॉल इक्वेशन यूज किया, और उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो अगर गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानना है, दैट मीन्स B वाला जो फैक्टर है, B क्या होता है, 4 into 4/3 pi r cube for one molecule for one atom। तो हमने B को 0 कर दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आया, और अब हमने इसमें सारी वैल्यूज डाल दी तो हमें A मिल गया। तो हमें A ही तो चाहिए था। Now the topic that we are going to start is virial equation। हमने लास्ट टाइम पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह पढ़ लिया था, हमने वॉन डर वॉल इक्वेशंस भी पढ़ लिए थे। सो नाउ वीरियल इक्वेशन हमें शुरू करना है, एंड दिस इज अ इक्वेशन जिसके बेस पे सारी इक्वेशंस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो वीरियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का होता है। एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो भी वॉन डर वॉल इक्वेशन है, हम उसको किसी भी तरह मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद हम उसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक वॉन डर वॉल इक्वेशन है, P plus A by Vm square to Vm minus B is equal to RT। इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से हमें Z के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको ये Vm minus B को हम लोग नीचे ले गए, ठीक है। उसके बाद हम A बाई वी एम स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे,
P is equal to RT upon Vm minus B minus A upon Vm square. Now multiplying everything with V, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम अगर Vm को इस पे नीचे ले जाएं और RT से सबको डिवाइड कर दें, सो दिस बिकम्स PVm RT is equal to Vm upon Vm minus B minus A upon Vm RT। यहाँ तक आ गया। नाउ PV अपॉन RT, इसको तो हम ZD बोलते हैं। ये Vm अपॉन Vm माइनस B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन Vm माइनस A अपॉन Vm RT। ठीक है, अब हम बाइनोमियल इक्वेशन यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में एक बाइनोमियल इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। 1 upon 1 minus x is equal to 1 plus x square and so on if x is quite less than 1. So now अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ that pressure is small, so that means volume is quite high, और अगर वॉल्यूम काफ़ी हाई है तो B upon Vm की वैल्यू काफ़ी छोटी होने वाली है। So I can easily assume it that our B upon Vm is quite less than 1. So 1 minus B upon Vm is equal to 1 plus B by Vm plus B square upon Vm square plus so on। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग 1 minus B by Vm का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस A by Vm RT करेंगे, तो उससे हमारे आंसर्स आएंगे। तो जब हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया तब हमें 1 अपॉन 1 माइनस बी बाय वी एम का वैल्यू मिल गया 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर एंड सो ऑन। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब एंड सो ऑन माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। अब हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट्स 1 अपॉन वी एम और 1 अपॉन वी एम वहाँ भी है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 प्लस 1 बाय वी एम बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ सिंस Vm is quite high, that means Vm square will be even higher, और अगर Vm और Vm square काफ़ी बड़े हैं Vm square तो Vm cube और बड़ा होगा, बट ये Vm square Vm cube ये सब डिनोमिनेटर्स में, तो जब सब डिनोमिनेटर्स में है तो ये सब कट जाएंगे टेंडिंग टू 0। सो अल्टीमेटली z is 1 plus 1 upon Vm B माइनस ए अपॉन। तो यहाँ तक ये सिचुएशन आ चुका है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वहाँ से, तो एक कोफिशिएंट जो B है ये डायरेक्टली B माइनस ए बाय आर टी के बराबर आ गया। नाउ एक टेम्परेचर होता है, अब हम एक डेफिनेशन करते हैं, दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस स्टार्ट्स बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। Now this z is 1 plus something, और आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली 1। तो 1 प्लस समथिंग के लिए अगर ये समथिंग 0 हो जाए तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो नाउ अगर z की वैल्यू 1 है, that means this b minus a by rt should be 0, so that means b is equal to a by rt, so that means t is equal to a upon rb. So this temperature is called as Boyle's temperature. So Boyle's temperature का फॉर्मूला अभी हमने निकाल लिया। अब इसका डेफिनेशन हम अच्छे से देख लेते हैं। तो
बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर at which a real gas starts behaving as an ideal gas for a wide range of pressures. So basically जिस टेम्परेचर पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं. क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे एग्जाम्स में तो बॉयल्स टेम्परेचर का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया है. T is equal to A by RB, where R is a constant, universal gas constant, small a and small b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, तो टेम्परेचर आप इससे निकाल सकते हैं. नाउ उसके बाद हमारे पास कुछ और टेम्परेचर्स हैं. ठीक है, इसका तो जो सिंबल है वो TB है, तो आपको TB का फॉर्मूला याद कर लेना. TB इज इक्वल टू A अपॉन RB. अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझनी है. दैट इज क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर. तो उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन शुरू करें. नाउ लेट्स डिस्कस सम more things, that is critical temperature, critical pressure and critical volume. Critical temperature which is defined as TC. critical temperature का मतलब ये होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम गए so we will not be able to liquefy any gas. गैसेस का लिक्विफिकेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वॉज डिपेंडेंट ऑन Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो मैं बोलता हूँ कंप्रेसिबल है. और कंप्रेसिबल को ही दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज सिनोनिमस टू लिक्विफिकेशन, बिकॉज इजीली कंप्रेस होगा तभी तो इजीली लिक्विफाई होगा. बट क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है दैट इफ यू गो बियॉन्ड दैट टेम्परेचर then the gas can never be liquefied. So critical temperature का definition जब हम लिखते हैं तो हम दो तरीके से उसका definition लिख सकते हैं. पहला definition, the temperature beyond which the gas can never be liquefied. मतलब this is the highest temperature at which you can liquefy the gas. अगर आप इससे ऊपर चले गए तो फिर गैस कभी liquefy नहीं होगी. ठीक है, और इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो आपको जो अपने कंटेनर का टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से कम रखना पड़ेगा. ठीक है, सो द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इन विच यू आर डूइंग रिएक्शंस मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर. सो द मैक्सिमम टेम्परेचर at which the gas can be liquefied is called as critical temperature. तो critical temperature हर गैस के लिए फिक्स होता है. तो अगर आप उस गैस के साथ डील कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर टेम्परेचर शुड बी लेस देन दैट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. देन सेकेंड डेफिनेशन इज क्रिटिकल प्रेशर. सो नाउ हमने ये बोला कि अगर आपने इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर किया तो गैस का लिक्विफिकेशन करना मुश्किल है. बट अगर आप एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पे हो तो हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. तो अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हैं और अब हमें मिनिमम जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको लिक्विफाई करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर. सो
at critical temperature, the minimum pressure that can liquefy the gas is called as critical pressure. तो क्रिटिकल प्रेशर का मतलब ये है कि मैं मिनिमम कितना प्रेशर लगाऊं उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए जिसका टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया आपको, क्रिटिकल प्रेशर समझ में आ गया. नाउ द लास्ट वन इज critical volume. So now critical volume is, अगर आपने टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर जितना रखा और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपने जो प्रेशर रखा वो क्रिटिकल प्रेशर जितना रखा, सो उस मोमेंट पे गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the gas at critical temperature and critical pressure is called as critical volume. तो अगर आपने टेम्परेचर को रखा Tc और प्रेशर को रख दिया Pc, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम. नाउ हमने रिसेंटली अभी पढ़ा दैट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है. सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूले. क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला है 8A/27RB, where A and B are constants, van der Waals constants, and R is a universal gas constant. Similarly, PC is critical pressure, so the formula is A/27B square, and similarly VC is 3B. तो इन सब क्वेश्चंस, इन सब टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PCVC upon TC, what is the value of PCVC upon TC for a particular situation. तो वो लोग क्या करेंगे, आपको A और B का वैल्यू देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताओ. तो अगर हमें ये फॉर्मूले याद होंगे देन इट विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर अस, अदरवाइज इट विल बिकम अ ट्रिकी वन. तो पूरे गैसीय स्टेट में कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं. सबसे पहले हमने इनर्ट गैस के लिए PV = nRT वगैरह किया था, ठीक है. उसके बाद हमने डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ के फॉर्मूले देखे. अभी ये वाले फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम.